कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 14 राजनीतिक विज्ञान मैं कराने जा रहा हूँ। यह है स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बांग्लादेश की आजादी के बाद भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान दिखाई दे रहे हैं आपको। ये मुजीबुर रहमान है और ये इंदिरा गांधी जी है। ये उस वक्त की जो है तस्वीर है दी हुई। इसके बाद ये राजीव गांधी जी हैं जो असम आंदोलनकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। चलिए इस पाठ की कुछ प्रमुख अंश देख लेते हैं। तो सबसे पहले है संविधान का यानी भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। दूसरा है पहला आम चुनाव सन 1952 में हुआ। पहले चुनाव में 18 करोड़ लोगों ने मतदान किया। इसमें 85% यानी प्रतिशत मतदाता निरक्षर थे। महिलाओं के लिए पृथक मतदान केंद्र बनाए गए। पहले आम चुनाव में 46% मतदान हुआ। सन 1962 तक कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक दल था। सन 1956 तक जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। हिंदू समाज में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए हिंदू कोड बिल तैयार किया गया। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भाषावार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। भारत और रूस की सहायता से भिलाई में सन 1957 में लोहा इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया। सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश में आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून सन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। सन 1986 के संविधान संशोधन में से पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया। स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन ब्लू स्टार थी। असम आंदोलन की मुख्य मांग थी स्थानीय लोगों को रोजगार देना। गठबंधन सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों ने समाज के विभिन्न मुद्दों पर प्रतिनिधित्व किया। भारत ने सन 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया। इसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। 2 दशकों तक गुट निरपेक्षता और पंचशील को भारत ने अपनी विदेश नीति का आधार बनाया था। चलते हैं प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले है नंबर 1 स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव। तो ये 1952 में संपन्न हुआ था बच्चों। 1952 में संपन्न हुआ। दूसरा है 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल थी। अब ध्यान रखना बच्चों, कांग्रेस का था बोलबाला यहाँ पे। कांग्रेस दल को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। नंबर 3 है 1956 है यहाँ पे। तो 1956 में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और कृषि भूमि का स्वामित्व कृषकों को दिया गया। नंबर 4 आता है जातिवाद को शिथिल करने एवं महिलाओं का परिवार में सशक्तिकरण के लिए कौन था? हिंदू अंबेडकर जी के लिए क्या था? हिंदू अंबेडकर। हिंदू अंबेडकर जी कोड बिल सर्वप्रथम यहाँ पे बच्चों जातिवाद को शिथिल करने एवं महिलाओं का परिवार में सशक्तिकरण करने के लिए हिंदू कोड बिल सर्वप्रथम किसने किया था? अंबेडकर जी ने। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, अंबेडकर जी ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। नंबर 5 पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन के लिए अनशन सत्याग्रह ने तेलुगु भाषा के लिए किया। तो कौन है ये? पोटी श्री रामुलु। क्या नाम है इसका? पोटी श्री रामुलु।
जरा नाम ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी ने तेलुगु भाषा में किया था। नंबर 6 पे चलते हैं। भारत में राजभाषाओं की संख्या है, कितनी राजभाषा है ये आपको पता होना चाहिए, तो हिंदी है। राजभाषा का दर्जा जो है हिंदी को ही दिया गया है। अगला चलते हैं नंबर 7। वैज्ञानिक तकनीकी से कृषि और अनाज उत्पादन में वृद्धि हो। क्या हो? हरित क्रांति कहा गया इसको, हरित क्रांति कहा गया। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। राजा महाराजाओं का अधिकार, पद व सुविधाओं की या विशेषाधिकारों की समाप्ति को, इसके समाप्ति को क्या बोलते हैं? प्रीवियर्स बोलते हैं, प्रीवियर्स। समाप्ति कहा गया। नंबर 9 पे चलो। आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल 1975 से 1977 तक रहा। नंबर 5 है। आतंकियों ने स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने की कार्रवाई ऑपरेशन कहा गया। क्या कहा गया था? ब्लू स्टार था नाम बच्चों, ये है ब्लू स्टार। चलते हैं बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लीजिए। तो पहला नंबर आ रहा है, आवंटित रुपए में से 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी सरकार ने किया था। क्या करा था बच्चों? तो पहला ही काम है इसमें, पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य किया था उस वक्त। नंबर 2 पे आ जाओ। पंजाब आंदोलन की मुख्य मांग नहीं थी। क्या नहीं थी बच्चों? ये चंडीगढ़ पंजाब में सम्मिलित हो खालिस्तान की मांग। अगला है, असम के आंदोलन की मुख्य मांग थी। क्या थी असम की? तो ये थी, ये तीसरे नंबर के, संसाधनों का उपयोग असम में उद्योग व रोजगार निर्माण में करना था। नंबर 4 पे देखते हैं, हिंदी विरोधी आंदोलन की राजनीति कहां नहीं हुई। तो ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नहीं हुई। अगला है, पंचशील की नीति में नहीं है। क्या चीज नहीं है पंचशील की नीति में? तो ये गुट निरपेक्ष नहीं है, गुट निरपेक्षता। नंबर 6 आ जाओ। गुट निरपेक्षता आंदोलन का संस्थापक देश नहीं था। कौन सा देश नहीं था? तो चीन नहीं था बच्चों। नंबर 7 पे आ जाओ। योजना आयोग के माध्यम से भारत में स्थापित की गई अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। नंबर 8, गुट निरपेक्ष की नीति के बाद ही भारत का दृढ़ संबंध किस देश से बना? तो कौन से देश से बना बच्चों? ये है सोवियत संघ से। नंबर 9 है, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन सा नवाचार किया गया? तो ये भी आपको सही से याद रखना है। ये है, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई। अगला है, हिंदू कोड बिल के विरोध का मुख्य कारण था। कौन था बच्चों? तो ये नंबर 1 था, हिंदू धर्म व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आशंका। प्रश्न उत्तर पे देख लेते हैं बच्चों। हम पहला आम चुनाव करवाने के लिए सरकार को क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी होंगी? तो शिक्षक की सहायता से आप इसमें चर्चा करें। तो चलो उत्तर देख लेते हैं। पहले आम चुनाव की तैयारी इस प्रकार की गई। नंबर 1, मतदाताओं की सूची तैयार करना। नंबर 2, मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया समझाना। नंबर 3, दूर दराज के अंचलों में मतदान केंद्र स्थापित करना। नंबर 4 है, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। नंबर 5 है, मत पत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हों से दर्शाना। प्रत्येक मतदाताओं के लिए अलग मतपेटी रखना, अलग मतदान पेटी रखा गया। प्रश्न 2 है अगला, पहला आम चुनाव आज के चुनाव से किस तरह से अलग था? तो उत्तर है, पहला आम चुनाव आज के चुनाव से इस प्रकार अलग था। नंबर 1, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मत पेटी रखी गई। नंबर 2, मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार का वोट उसी निर्धारित पेटी में डालता था जिस पर उसके पसंद के उम्मीदवार का चिन्ह बना था। प्रश्न है, किसी गांव के लोगों का किसी एक ही उम्मीदवार को वोट देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार सही है या गलत? चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, किसी गांव के लोगों का किसी एक ही उम्मीदवार को वोट देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार सही है।
या गलत है, इस पर हम निर्णय नहीं दे सकते। चुनाव के समय कभी किसी दल को समर्थन मिलता है या किसी क्षेत्र में वहां के लोग लोकप्रिय हैं, जन कल्याणकारी व्यक्ति को लोग वोट देते हैं। इसमें दल या लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विचार नहीं किया जाता। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा का मतदान में कोई स्थान नहीं, वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नहीं जनाधार का महत्व है। अगला प्रश्न है, क्या आपके आसपास चुनाव के समय ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे पहले चुनाव के वक्त हुई थी? चर्चा कीजिए। तो उत्तर ये, आज भी शहरों में नहीं किंतु गांवों में पहले आम चुनाव के समय घटी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। पर्दा प्रथा के क्षेत्रों में आज भी महिलाएं पर्दा करके मतदान केंद्र पहुंचती हैं। गांव में लोग लंबी यात्रा करके जाते हैं। यद्यपि अब मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ गई है तो लोगों को अधिक दूरी तय करके नहीं जाना पड़ता। महिलाएं व पुरुष मतदान केंद्र पृथक नहीं होते हैं। कर्मचारी भी कहीं भी चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करवाने जाते हैं। प्रश्न है, पहले लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेस दलों को कितने प्रतिशत वोट मिला? तो उत्तर है बच्चों, पहले लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेस दलों को 26% वोट मिले। प्रश्न है, लोकसभा के कितने प्रतिशत सदस्य गैर कांग्रेस दलों के थे? तो उत्तर है ये, लोकसभा के 26% सदस्य गैर कांग्रेस दलों के थे। प्रश्न है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिसकी वजह से 1947 से 1967 तक भारत में एक दल का दबदबा बना रहा? उत्तर है, उस समय एक दल जो कांग्रेस था, उसमें सभी प्रमुख राजनीतिक विचारधारा के लोग शामिल थे। राजनीतिक मुकाबला पार्टी के भीतर था, जिससे संगठन को मजबूती मिली। प्रश्न अगला है, आपके विचार में लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली का क्या महत्व है? तो उत्तर है, लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली का महत्व, नंबर 1, जन चेतना की जागृति, नंबर 2, प्रत्येक दल को कार्य करने का समान अवसर, नंबर 3, सत्ता दल को विरोधी दल का भय होने के कारण कार्यों में पारदर्शिता, नंबर 4, लोगों को इच्छानुसार उम्मीदवार चुनने का अवसर। प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय माना गया कि जमींदारी प्रथा का खात्मा सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके बाद समाज में क्या क्या बदलाव आए होंगे, इसका लिखना है आपको उत्तर। तो जमींदारी प्रथा समाप्त करने के बाद हुए परिवर्तन, नंबर 1, 200 लाख किसान परिवारों को लाभ मिला, नंबर 2, किसान अपने जोते गए खेत के मालिक बने, नंबर 3, किसानों की दशा में सुधार हुआ, नंबर 4, किसानों पर मनमाने लगान का बोझ समाप्त हुआ। प्रश्न है, अगर ये कानून पारित नहीं होते तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता? तो उत्तर है, हिंदू कोल बिल नहीं बनता तो महिलाओं यानी भारत पर निम्न प्रभाव पड़ता। नंबर 1, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता, नंबर 2, बहुविवाह प्रथा के से पारिवारिक अशांति हो जाती है, नंबर 3, किसी भी बच्चे को गोद लेने की अवैधता से अनेक अनाथ बच्चों का उद्धार नहीं होता, नंबर 4, अंतरजातीय विवाह से सामाजिक अशांति हो जाती है। प्रश्न है, जातिवाद को तोड़ने में अंतरजातीय विवाहों की क्या भूमिका हो सकती है? क्या इस व्यवस्था से जाति व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है, अंतरजातीय विवाह की भूमिका से जातिवाद की भावना घटने लगी है। इससे जाति व्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। छोटे कस्बों, जातियों, ग्रामीण अंचलों में आज भी अंतरजातीय विवाह को सामाजिक मान्यता कम है। इस विवाह को दंडनीय अपराध भी माना है। समाज से पृथक करना भी इसमें शामिल है। प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि आपके परिवार की संपत्ति में भाई बहनों को समान हिस्से मिलने चाहिए? उत्तर, हाँ, हमें यह उचित प्रतीत होता है कि हमारे परिवार की संपत्ति में भाई बहनों को समान हिस्से मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए यदि भाषाई राज्य नहीं बनाए गए होते तो भारत का राजनीतिक मानचित्र कैसा होता? तो उत्तर है, भाषाई राज्य नहीं बनाए गए होते तो भारत के राज्य जनसंख्या या समान भौगोलिक दशा के आधार पर बनाए जाते और राजनीतिक मानचित्र का आज की अपेक्षा भिन्न होती। प्रश्न है, क्या आप व्यक्तिगत रूप से भाषाई राज्य के विचार से सहमत है? क्यों? साथियों के साथ चर्चा करके उनके विचारों का अंदाज लगाइए। तो उत्तर है बच्चों, ये भाषाई राज्य बनाना उचित है क्योंकि भारत जैसे विविध भाषा वाले राज्यों में प्रत्येक राज्य की अपनी पहचान बनी रहे, उसकी दृष्टि से वह उचित है। कुछ साथियों का यह भी मत है कि इससे भाषा संबंधी मतभेद बढ़ सकते हैं, किंतु भारत जैसे विविधता में एकता
वाले राष्ट्र के लिए यह एक अच्छी पहचान है। अगला प्रश्न है, क्या यह मुमकिन है कि किसी इलाके में सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? अगर भाषाई अल्पसंख्यक हर जगह मौजूद होंगे तब क्या भाषाई राज्य में उनकी उपेक्षा नहीं होगी? तो उत्तर है, जब भाषाई राज्य बनाए जाएंगे तो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को आधार बनाकर राज्य निर्माण किया जाता है। भाषाई अल्पसंख्यक हर स्थान पर रहते हैं, किंतु उनकी उपेक्षा का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा का प्रयोग तो काम चलाने के लिए किया ही जाता है। भाषाई राज्य पहचान की व्यवस्था है, किसी अल्पसंख्यक भाषाई की उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न है, क्या भाषाई राज्य का विचार आदिवासी भाषाओं को नजरअंदाज नहीं करता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? तो उत्तर है बच्चों, ये भाषाई राज्य बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर बनाए जाते हैं। प्रत्येक स्थान पर आदिवासी भाषा के लोग अल्पसंख्यक में रहते हैं, किंतु उनको नजरअंदाज करने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि उनकी भाषा बोली के स्थान पर आती है। भारत जैसे विशाल देश में 10 गज पर बदले पानी, 20 गज पर बदले वाणी, यानी बोली को भाषा का स्थान देकर राज्य निर्माण संभव नहीं है। प्रश्न है, 2000 के बाद भारत में कई नए राज्य गठित हुए, वे किन आधारों पर बने? शिक्षक की मदद से पता करें। तो उत्तर है बच्चों, ये 2000 के बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों का निर्माण बड़े राज्यों को शासन की सुविधा के लिए छोटे राज्यों में बांटने की दृष्टि से किया गया। इससे प्रशासनिक कार्य, विकास योजनाएं और छोटे राज्यों के अनुरूप कार्य प्रणाली विकसित करने में सुविधा होती है। क्या आपको लगता है कि राज्य का समाज में समानता और आर्थिक विकास के लिए हस्तक्षेप करना उचित है? इसकी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर चर्चा करें। तो उत्तर है, राज्य का समाज में समानता और आर्थिक विकास के लिए हस्तक्षेप करना उचित है। इसका राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। समाज में समानता, समान आर्थिक विकास राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक है, जो राज्य के हित में है, जनहित में नहीं। जनहित में भी है, उसमें हस्तक्षेप अनुचित नहीं है। प्रश्न अगला, आपके विचार से आपातकाल लगाया जाना उचित था या नहीं? शिक्षक की सहायता से चर्चा करें। तो बच्चों, ये उत्तर है, तत्कालीन राजनीतिक दशा को देखते हुए देश में आपातकाल लगाना उचित था, किंतु आपातकाल के कटु अनुभवों को देखते हुए यह कार्य उचित प्रतीत नहीं होता। अधिकांश लोगों के विचार से यह लोकतंत्र के लिए खतरा था। इससे विपक्षी दलों को एकजुट होने का अवसर मिल गया। आपातकाल प्रश्न, आपातकाल लगाए जाने पर आम जीवन और विरोधी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये उत्तर है बच्चों, आपातकाल लगाए जाने पर आम जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मजदूर आंदोलन, समाचार पत्रों पर पाबंदी आदि से सरकारी नीतियों का विरोध होने लगा। आपातकाल के कटु अनुभवों ने विरोधी दलों को एक होने का अवसर प्रदान किया। 1970 के बाद के चुनाव में विरोधी दलों की अभूतपूर्व विजय हुई। लोगों में सत्ता दल के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया। प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए वे केवल कांग्रेस की जगह क्षेत्रीय दलों को सरकारें बनाने के उद्देश्य से या फिर कुछ अन्य व्यापक उद्देश्य से हुए? उत्तर है, पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए उनका यह मत था कि कांग्रेस के शासनकाल में क्षेत्रीय दलों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, इससे स्थानीय समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। स्थानीय दलों या क्षेत्रीय दलों की सरकारें अपने क्षेत्र में विकास में सहायक हैं, अतः क्षेत्रीय दलों का गठन होने की दृष्टि से आंदोलन महत्वपूर्ण थे। अन्य उद्देश्य थे उनकी स्थानीय संपदा का संरक्षण, जो क्षेत्रीय दल ही कर सकते थे। प्रश्न है, 1950 के बाद भारत में सत्ता का केंद्रीकरण क्यों हुआ होगा? तो उत्तर है, ये 1950 में संविधान लागू हो गया था, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था बनाने, सरकार बनाने, चुनाव कराने जैसे कार्य बाकी थे। इन कार्यों के बिना सत्ता का भी केंद्रीकरण संभव नहीं था, इसलिए 1950 के बाद सरकार के गठन तक सत्ता का केंद्रीकरण किया गया था। प्रश्न है, क्या आप राजीव गांधी के इस कथन से सहमत हैं कि गरीबों के लिए बनी योजनाओं का फायदा गरीबों तक नहीं पहुंचता है? उत्तर है, हाँ, राजीव गांधी का यह कथन सही है कि गरीबों के लिए बनी योजनाओं का फायदा गरीबों तक
पहुंचता ही नहीं। योजनाओं का स्वरूप, उसके क्रियान्वयन की विधि, गरीबों को लाभ प्राप्ति की योजना इतनी कठिन बनाई जाती है कि मध्यस्थ लोग ही सारा लाभ लेकर केवल फाइलों में गरीबों का लाभ दिखाते हैं, प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं होता है। प्रश्न है, क्या पंचायती राज के लागू होने से वास्तव में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और क्या गरीबों तक अधिक योजना का लाभ पहुंच रहा है? तो उत्तर है, पंचायती राज के लागू होने से सत्ता विकेंद्रीकरण तो हुआ है। अधिकांश कार्य पंचायतें अपने स्तर पर पूरा कर लेती हैं। इससे स्थानीय स्तर की योजना को लागू करने में विलंब नहीं होता। कुछ सीमा तक तो गरीबों की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। फिर अशिक्षा, अज्ञान और पंचायतों की अवसरवादिता थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न करती ही रहती है। प्रश्न अगला, 1947 में कई विशेषज्ञों को लग रहा था कि भारत जैसे देश में सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र चल नहीं सकता। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएं कि क्या उनकी आशंका सही थी, वह किस हद तक सही या गलत थी? तो उत्तर है बच्चों ये, 1947 में विशेषज्ञों की सोच जो थी वह तत्कालीन दशा के अनुसार सही थी, किंतु समय और परिस्थिति के साथ परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसने आशंका को निराधार करार कर दिया। आज भारत जैसा विशाल देश सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चलने वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया है। प्रश्न है, 1947 में कई विशेषज्ञों को लगता था कि भारत में धर्म के आधार पर ही राष्ट्र बन सकता है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बन सकता। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएं कि क्या उनकी आशंका सही थी, यह किस हद तक सही या गलत थी? तो उत्तर है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना भारत जैसे विविध धर्म वाले राष्ट्र में संभव नहीं था, किंतु धर्मनिरपेक्षता की भावना ही राष्ट्र के विकास में सहायक बनी। भारत अनादिकाल से अनेक धर्मों की जन्मभूमि रहा है। लोगों की धार्मिक सहिष्णुता ने तो बाहरी आक्रमणकारियों को भी यहाँ पनपने का अवसर दिया। अनेक धर्म बाहर से यहाँ आए। हमारी धर्मनिरपेक्षता की भावना सदा शंकास्पद रही। विशेषज्ञों की आशंका यद्यपि उस समय की परिस्थिति के अनुसार सही होगी, किंतु समय और लोकमानस के विचार ने सभी आशंकाओं को गलत सिद्ध कर दिया। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रश्न है, 1947 में कई विशेषज्ञों को लगा था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं टिक सकता। यह छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा या छोटे क्षेत्र में के हितों की उपेक्षा की जाएगी। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताइए कि क्या उनकी आशंका सही थी, वह किस हद तक सही थी या गलत थी? तो उत्तर है बच्चों ये, 1947 की परिस्थितियों पर पूर्व की दशाओं और राजनीतिक प्रभावों की सोच का विशेषज्ञों ने विश्लेषण करके अपना मत स्थापित किया था। संविधान बनने, लागू होने और राष्ट्र की विकास योजनाओं ने सारी विशेषज्ञों की सोच को किनारे लगा दिया। 60 साल के इतिहास के आधार पर उनकी आशंका गलत सिद्ध हुई। उनकी आशंका इसलिए गलत सिद्ध हुई कि संविधान में एक राष्ट्रीयता की भावना ने सभी छोटे बड़े राज्यों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। प्रश्न है, 1952 में कई लोगों को विश्वास था कि नए संविधान की मदद से भारत में सब लोगों के बीच समानता और भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएं कि उनका विश्वास किस हद तक सही या गलत था? तो ये उत्तर है बच्चों, 1952 में कई लोगों को विश्वास था कि नए संविधान की मदद से भारत में सब लोगों के बीच समानता और भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। यह विश्वास सही निकला। वसुधैव कुटुंबकम की भावना ने लोगों में जो समानता और भाईचारे की भावना का विकास किया, वह पिछले 60 वर्ष के इतिहास के आधार पर सही है। आगे भी यह भावना राष्ट्र के विकास में सहायक होगी। प्रश्न है, 1976 में कई लोगों को लगा कि भारत में नागरिक अधिकार नहीं बने रह सकते हैं और भारत में अधिनायक तंत्र या तानाशाही ही चल सकती है। क्या आपको लगता है कि यह विचार अनुभव के आधार पर खरा उतरा है? तो उत्तर है, तत्कालीन परिस्थितियों में लोगों की सोच सही थी। आपातकाल की घोषणा, नागरिक अधिकारों पर पाबंदी ने लोगों को जो सोचने के लिए मजबूर किया वह गलत नहीं था, किंतु उनकी सोच खरी नहीं निकली।
समय के साथ सारी परिस्थितियां बदली और लोकतंत्र को पनपने का अवसर मिला। कभी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दशाएं एक समान नहीं रह सकती। प्रश्न है, आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौतियां हैं? तो उत्तर है बच्चों, हमारे लोकतांत्रिक राजनीति में आज जो चुनौतियां हैं वे इस प्रकार है। नंबर 1, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नंबर 2, रोजगार के अवसर। नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि। नंबर 4, आतंकवाद। नंबर 5, नक्सलवाद। नंबर 6, मूल्य वृद्धि। नंबर 7, गरीबी, जो अंत में मार ही देती है सबको। प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र क्यों दिया? तो उत्तर है ये, हिंदू कोड बिल को पहले आम चुनाव 1952 के बाद प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ, अतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। प्रश्न है, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है? तो उत्तर है, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के लिए पैतृक संपत्ति में सबको पत्नी पुत्र और पुत्री समान भाग प्राप्ति का अवसर देता है। प्रश्न है, समान नागरिकता संहिता किन आशंकाओं के कारण नहीं बनाई गई? नेहरू व अंबेडकर के विचार स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, परंपरावादी हिंदू समान नागरिकता संहिता को धार्मिक हस्तक्षेप मानते थे, इसलिए यह नागरिक संहिता नहीं बनाई जा सकी। हिंदू परंपरावादियों का कथन था कि केवल हिंदुओं के लिए यह क्यों बनाई जा रही है। इस पर पंडित नेहरू एवं अंबेडकर जी का कथन था कि हिंदू धर्म सुधारकों की यह मांग रही है कि इसलिए इसके बारे में विचार किया जा रहा है। प्रश्न है, भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया? कारण लिखिए। तो उत्तर है बच्चों ये, एक ही रियासत में कई भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसकी मांग थी कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। अंग्रेजों की प्रशासनिक इकाइयों को आगे चलकर भाषा के आधार पर प्रदेश में पुनर्गठित किया गया। प्रश्न है, भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए? तो उत्तर है ये, भाषा आधारित प्रदेश गठन के सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हुए। नंबर 1, भाषाई आधारित राज्य बनने से भारत विघटन के संकट से बच गया। नंबर 2, इससे राष्ट्रीय एकता प्रबल हुई। नंबर 3, विभिन्न भाषा बोलने वालों को सम्मान मिला। नंबर 4, सबको अपनी भाषा व संस्कृति के विकास का अवसर मिला। प्रश्न है, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई? तो उत्तर है ये, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की शक्ति में वृद्धि इस प्रकार हुई। नंबर 1, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। नंबर 3, कृषि के लिए सिंचाई योजनाएं बनी। नंबर 4, औद्योगिक विकास के लिए कृषि पर भार कम हुआ। प्रश्न है, प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार भारत शासन की आर्थिक नीति एवं उद्देश्य क्या थे? तो उत्तर है ये, प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार भारत शासन की आर्थिक नीति का उद्देश्य नंबर 1, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखना। नंबर 2, कृषि का विकास करना। नंबर 3, औद्योगिकरण पर बल देना। नंबर 4, खेती के साथ अन्य उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण, प्रदेश पुनर्गठन योजना आयोग एवं विदेश नीति के आधारों पर प्रथम प्रधानमंत्री की भूमिका व योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, नंबर 1, संविधान निर्माण। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, किंतु उसमें अनेक बदलाव आवश्यक थे। प्रथम प्रधानमंत्री ने हिंदू कोड बिल, मौलिक अधिकार एवं जातिगत आरक्षण को जोड़ा। नंबर 2 है प्रदेश पुनर्गठन। पुरानी प्रशासनिक रियासतों में एक ही रियासत में अनेक भाषा बोलने वालों की मांग थी कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई प्रदेश पुनर्गठन हो। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से उठी इसी मांग को प्रधानमंत्री ने पूर्ण किया। 1956 में भाषाई राज्य पुनर्गठन करके यह कार्य संपन्न हुआ। नंबर 3 है योजना आयोग। संविधान लागू होने के 2 माह बाद ही योजना आयोग का गठन किया गया। पंडित नेहरू योजनाबद्ध विधि से देश का विकास चाहते थे और इसे उन्होंने क्रियान्वित भी किया। नंबर 4, विदेश नीति। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। गुट निरपेक्षता की नीति के कारण योजनाबद्ध विकास में रूसी जैसे देशों को सहयोग भी मिला। रूस जैसे देशों का सहयोग भी मिला। इस प्रकार नेहरू जी की भूमिका
और योगदान अतुलनीय रहा है। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी नीति के रूप में कौन कौन सी मुख्य सिद्धांत स्थापित किए? उत्तर है ये, जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में जो सिद्धांत स्थापित किए वे निम्न प्रकार है। नंबर 1, पंचशील का सिद्धांत। नंबर 2, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। प्रश्न है, पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में क्या समानताएं और असमानताएं हैं? आपको दिखी उसको लिखिए। उत्तर है, पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में समानता है। नंबर 1, स्वायत्तता है। नंबर 2, संसाधनों का स्वयं दोहन करें। नंबर 3, विदेशी हस्तक्षेप गैर राज्यों न हो। असमानताएं देख लो। नंबर 1, रोजगार की लड़ाई। नंबर 2, क्षेत्रीय दलों को महत्व। नंबर 3, पंजाब का सेना में स्थान। और असम का विदेशी नागरिक का निकालने का आंदोलन। प्रश्न है, संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्तर क्यों प्रदान नहीं किया? कारण है बताइए इसका। तो उत्तर है, भाषाई राज्य पुनर्गठन पहली आवश्यकता थी। हिंदी का राष्ट्रभाषा स्तर देने से भाषाई आंदोलन बढ़ने की संभावना थी। भाषावार राज्य गठन के बाद हिंदी भाषी लोगों की गणना करने के लिए यह कार्य विलंबित किया गया। प्रश्न है, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? तो उत्तर है, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस की आपसी फूट के कारण मतभेद बढ़ते गए और कांग्रेस का विभाजन हो गया और वहीं कल्याण हो गया। अगला प्रश्न है, आपातकाल क्या है? 1975 से 77 के बीच आपातकाल में शासन ने क्या क्या अलोकतांत्रिक कार्य किए? तो उत्तर है ये, 1975 में सरकार का यह मानना था कि देश में बढ़ रहे आंदोलन से देश में अशांति, अराजकता और अस्थिरता का खतरा है, अतः देश को बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा आवश्यक है। 1975 से 77 के आपातकाल में किए गए अलोकतांत्रिक कार्य। नंबर 1, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करना। नंबर 2, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त करना। नंबर 3, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नेताओं की गिरफ्तारी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर क्या क्या कदम उठाए गए? तो उत्तर ये, क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके उठाए गए कदम निम्नलिखित है। नंबर 1, पंचायत राज की गठन किया गया। नंबर 2, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। नंबर 3, गरीबों और महिलाओं की स्थानीय कार्य में सक्रियता हुई। अब चलते हैं, फिर से सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला है ये, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था बच्चों? ये 1952 में हुआ था, सन 1952। नंबर 2, जमींदारी का प्रथा का समाप्त करने का सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था बच्चों? ये तो किसानों को हुआ था, ये किसानों को हुआ। नंबर 3 है, सन 2000 में गठित किए गए राज्यों की संख्या बतानी है, कितने गठित किए गए थे राज्य वो बताना है आपको। तो ये है आपको 4 राज्य। अगला है नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य किया गया। तो क्या है इसमें? राजीव गांधी सरकार ने किया था ऐसा। 5वां है, योजना आयोग के माध्यम से भारत में स्थापित की गई अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो पहला है, सन 1952 से 1962 तक कांग्रेस का रहा दल प्रभाव। तो यहां लिख देंगे कांग्रेस दल का प्रभाव रहा। नंबर 2 है, कृषि और उत्पाद में वैज्ञानिक क्रांति थी। कौन सी? ये हरित क्रांति थी, हरित क्रांति। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी है हम तो भाई हिंदी होगी ना हमारी भाषा। चलिए नंबर 4, भारत में लागू होने के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। तो क्या हुआ? संविधान। संविधान है ये, विधि का विधान नहीं है, संविधान है। और ये भारत में सन 1975 में आपातकाल लगाया गया था। उचित संबंध जोड़िए। तो पहला खंड अ है और ये खंड ब है। तो ये है पहला, लोकतंत्र की पहचान। लोकतंत्र की पहचान कैसे हुई? सार्वभौमिक मताधिकार के कारण। तो ये नंबर 1 को जाएगा। नंबर 2 है, प्रथम लोकसभा चुनाव। प्रथम लोकसभा चुनाव, तो ये है प्रत्येक दल की अलग अलग पेटी होती थी। ये नंबर 2 को जाएगा। नंबर 3 है, असम आंदोलन। तो असम आंदोलन ये ई को जाएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना था। तो ये नंबर 3 को गया। नंबर 4 है, हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल कब हुआ? हिंदू कोड बिल वो बताना है। तो ये है महिलाओं को हित में रख करके किया गया था। तो ये चौथा नंबर है आपका।
इसके बाद आ जाइए, अगला है छत्तीसगढ़ राज्य बना कब बना था बच्चों, तो ये 2000 में बना था ये, तो ये नंबर 5 आ गया। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं आसानी से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना है आपको। चलते हैं अगले इसको। पहले आम चुनाव की मुख्य विशेषता क्या थी, तो उत्तर है पहले आम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मत पेटी रखी गई थी। उम्मीदवार का चिन्ह देकर मतदाता उस पेटी में अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट डालता था। प्रश्न है, सन 2000 में नए राज्यों के गठन की क्या आवश्यकता पड़ी, मतलब क्यों आवश्यकता पड़ी, ये बताना है। उत्तर, प्रशासनिक कार्यों की सुविधा, विकास योजनाएं और राज्य में बहुमुखी विकास के लिए सन 2000 में नए राज्यों के गठन की आवश्यकता पड़ी। अगला प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का विचार क्यों किया गया, तो ये उत्तर है भारत में अनेक धर्मों की जन्मभूमि रहा है, यहाँ बाहर से भी अनेक धर्म आए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक थी, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का विचार किया गया। योजना आयोग का गठन क्यों किया गया, तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के योजनाबद्ध विकास के लिए संविधान लागू होने के 2 माह बाद ही योजना आयोग का गठन किया। प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किन सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हुए, तो उत्तर ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विदेश नीति के रूप में 2 सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। नंबर 1 पंचशील सिद्धांत और नंबर 2 जो था गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण रहा। प्रश्न है, हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता, तो उत्तर है बच्चों हिंदू कोड नहीं बनता तो भारत की महिलाओं पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता। नंबर 1 पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता। नंबर 2 बहुविवाह प्रथा से पारिवारिक अशांति हो जाती है। नंबर 3 बच्चे को गोद लेने की अवैधता से अनाथ बच्चों का उद्धार नहीं हो पाता। और नंबर 4 अंतरजातीय विवाह से सामाजिक अशांति हो जाती है। प्रश्न है, 1950 के बाद भी सत्ता का केंद्रीकरण क्यों था, तो उत्तर है 26 जनवरी सन 1950 को संविधान तो लागू हो गया था, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था बनाने, सरकार का गठन करने, आम सूचना कराने जैसे कार्य बाकी थे। सत्ता को केंद्रीकृत कर इस सब की व्यवस्था की गई, फिर देश में सत्ता का भी केंद्रीकरण किया गया। पंचायती राज लागू होने के क्या लाभ हुआ, तो उत्तर है बच्चों पंचायती राज की स्थापना से सत्ता का भी केंद्रीकरण हुआ, स्थानीय स्तर के कार्य में तत्परता आई, गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने लगा। प्रश्न है, लोकतंत्र के सामने आज भी क्या चुनौतियां हैं, तो उत्तर है ये हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आज भी कुछ चुनौतियां। नंबर 1 ये चुनौतियां कहीं लोकतंत्र के विकास में रुकावट भी बन रही हैं। इसमें कुछ चुनौतियां निम्न प्रकार है। नंबर 1 है जनसंख्या, नंबर 2 है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, नंबर 3 आतंकवाद, नंबर 4 गरीबी और नंबर 5 मूल्य वृद्धि। योजनाबद्ध विकास ने देश को कैसे शक्तिशाली बनाया, तो उत्तर है योजनाबद्ध विकास ने सरकार को इस प्रकार शक्तिशाली बनाया। नंबर 1 पंचवर्षीय योजनाओं से कार्य सुचारू रूप से चले। नंबर 2 मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास का आधार बनी। और नंबर 3 है औद्योगिक विकास से कृषि पर जनता का भार कम हुआ। अगला प्रश्न है, पहला आम चुनाव कराने के लिए सरकार को बहुत परिश्रम करना पड़ा, इसका उल्लेख कीजिए। अथवा दूसरा है इसका प्रश्न, पहले आम चुनाव की 3 व्यवस्थाएं लिखिए, तो ये उत्तर है बच्चों स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव सन 1952 में हुआ। इस समय अधिकांश मतदाता निरक्षर अल्प शिक्षित थे, इसलिए बहुत विचार कर मतदाता की व्यवस्था की गई, जो इस प्रकार थी। नंबर 1 मतदाताओं की सूची बनाई गई। नंबर 2 मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया समझाई गई। नंबर 3 देश को मतदाताओं की संख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया। नंबर 4 उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह निर्धारित करने एवं निर्वाचन आयोग का गठन करने की आवश्यकता हुई। नंबर 5 प्रत्येक उम्मीदवार के लिए उनके चुनाव चिन्ह के आधार पर मतपेटी बनाई गई। नंबर 6 छोटे छोटे क्षेत्रों, ग्रामों एवं कस्बों के मतदान केंद्र बहुत कठिनाई से बनाए गए। प्रश्न है, लोकतंत्र में बहुदल प्रणाली महत्वपूर्ण क्यों है, तो उत्तर है बच्चों ये लोकतंत्र में बहुदल प्रणाली से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1 प्रत्येक दल की अलग अलग विचारधारा से जन जागृति उत्पन्न होती है। नंबर 2 प्रत्येक दल को अपने वादों और इच्छा के अनुसार शासन में कार्य करने का अवसर मिल जाता है। नंबर 3 सत्ता दल विरोधी दलों के भय से निष्ठापूर्वक कार्य कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर हो जाते हैं। नंबर 4 बहुदल होने के कारण
लोगों को अपनी पसंद या उम्मीदवार चुनने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जनता प्रत्येक दल की कार्यप्रणाली से परिचित हो जाती है। नंबर 5, सत्ता परिवर्तन को नई दिशा मिल जाती है। जमींदारी प्रथा की समाप्ति कहां तक लाभदायक रही? तो उत्तर है स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा की समाप्ति पर अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। इसमें मुख्य इस प्रकार है। नंबर 1, 200 लाख किसान परिवार जमींदारों के चंगुल से छूट मुक्त हुए। अपनी खेती का लाभ वे स्वयं लेने लगे। नंबर 2, प्रत्येक किसान अपने द्वारा जोते गए खेत का मालिक स्वयं बन गया। उसे कर्ज भार से मुक्ति मिली। नंबर 3, किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। बैंकों से ऋण लेने के कारण वे अपना विकास स्वयं कर सके। और नंबर 4, किसानों पर लगान का मनमाना बोझ लादा जाता था, इससे वे मुक्त हो गए। सन 1975 के आपातकाल और उसके दुष्परिणाम क्या हुए? तो ये उत्तर है बच्चों। सन 1975 में सरकार का मानना था कि देश में आंदोलन बढ़ रहे हैं। इन आंदोलनों के कारण देश को अशांति, अराजकता और अस्थिरता का खतरा उत्पन्न होने लगा। इन सबसे देश को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने आपातकालीन घोषणा करने का अलोकतांत्रिक कार्य किया। इसके भारतीय राजनीति पर अनेक दुष्परिणाम हुए। नंबर 1, अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इससे जनसभाओं को ठेस पहुंची। नंबर 2, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। इससे लोकतंत्र एवं जन भावनाओं पर कुठाराघात हुआ। नंबर 3, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम की कठोरता के कारण होने वाली गिरफ्तारी ने जन आक्रोश को जन्म दिया। नंबर 4 है, जन भावनाएं ठेस पहुंची। लोगों ने इसे प्रजातंत्र के खिलाफ बताया। नंबर 5 है, तानाशाही शासन का भय उत्पन्न होने लगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण प्रभावित हुआ। अगला है, भारतीय राजनीति में 1967 के बाद 3 प्रमुख राजनीतिक घटनाएं लिखी हैं। तो उत्तर है बच्चों। नंबर 1, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीविपर्स की समाप्ति। तो 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस सत्तारूढ़ होने के बाद निर्धनों के पक्ष में नीतियां लागू करने और कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती थी। इसके लिए राजा महाराजाओं को दिए जाने वाला अनुदान को खत्म करने और निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने के पक्ष में थी। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस पार्टी में वैचारिक मतभेद बढ़ने के कारण पार्टी में 2 भागों में विभक्त हो गई। पहला कामराज कांग्रेस और दूसरा इंदिरा गांधी कांग्रेस। नंबर 3, आपातकाल। देश में आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 से 1977 तक आपातकाल घोषित किया। कुछ दीर्घकालीन बदलाव के कारण महंगाई व भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। ये लेसन बच्चों यही समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। आप लोगों को जैसा भी लगे, अच्छा लगे तभी और बुरा लगे तब भी आप कुछ ना कुछ बोलेंगे ही आप लोग। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे कि ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लो जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।